पर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया। और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके लिए भी सर से मैंने पूरी कोचिंग चीज़ें आप लोग के साथ आज बताई जाएंगी, क्योंकि आज आप लोग का नया बैच है। तो बेसिक चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुने, और लास्ट में जिसको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी वो हमसे पूछेगा। देखिए, जो हम लोग का लॉ होता है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं डिवाइन लॉ, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन लॉ। जो लॉ होता है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाइड करेंगे। एक को हम लोग बोलेंगे डिवाइन लॉ, जिसको कहते हैं दैवी विधि, और दूसरा होता है ह्यूमन लॉ, जिसको बोलते हैं मानवीय विधि। ऐसा माना जाता है कि जितने भी लॉ बने हुए हैं, या तो डिवाइन पावर ने बनाया है, या तो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो देखो कौन कौन से लॉ को हमारे डिवाइन पावर ने बनाया, और कौन कौन से लॉ को हमारे जो है ह्यूमन बीइंग ने बनाया। तो ऐसे लॉ जो कि डिवाइन पावर के द्वारा बनाए गए, उनको हम लोग कहते हैं डिवाइन लॉ। उसको हम लोग कहते हैं फैमिली लॉ। उसको हम लोग कहते हैं कस्टमरी लॉ। जो डिवाइन पावर के द्वारा लॉ डेवलप किया जाता है उसको हम लोग तीन नामों से जानते हैं: डिवाइन लॉ दैवीय विधि, फैमिली लॉ पारिवारिक विधि, और तीसरा उसका नाम होता है कस्टमरी लॉ, जिसको कहते हैं रूढ़िजन्य विधि। इसमें हम लोग कहता है हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ, और इसके साथ क्रिश्चियन लॉ। ये तीनों जो लॉ है उसमें ह्यूमन बीइंग का कुछ लेना देना नहीं है। जो डिवाइन पावर ने लाइट एंड साउंड के फॉर्म में बताया, और जिसको सुना गया उस समय के जो हमारे ऋषि मुनि थे या पैगंबर साहब थे, जिन्हों लोगों ने सुना उसको कोडिफाइड किया, और कोडिफाइड करने के बाद वेद बनाया गया, कुरान शरीफ बनाया गया, और बाइबिल बनाई गई। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं डिवाइन लॉ। इसमें अमेंडमेंट करने की जो पावर होती है वो किसी को नहीं होती है, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड होता है। दूसरा होता है ह्यूमन लॉ। देखिए, ह्यूमन लॉ क्या होता है? मानव के द्वारा मानव के लिए बनाया गया कानून, ह्यूमन बीइंग के द्वारा ह्यूमन के लिए बनाया गया कानून। तो जो मानव के लिए कानून बनाया जाता है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि, सारवान विधि। जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक विधि। तो ध्यान रखो, जो ह्यूमन लॉ है उसको हम लोग फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा होता है प्रोसीजर लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। ठीक है। तो देखो, जो प्रोसीजर लॉ होता है उसमें क्या होता है कि जो भी लॉ उसमें अंदर आते हैं, अभी एग्जाम्पल आप लोग को बताएंगे, उसमें सारे लॉ के केवल प्रिंसिपल दिए रहते हैं, डेफिनेशन दिए रहते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स दिए रहते हैं, उसके नेचर दिए रहते हैं। बस इतनी बातों को उसमें हम लोग बताते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जैसे हमारा पहले आईपीसी आता था, प्रेजेंट टाइम में बी पीपीए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं। ये सब जो होता है, ये सब हमारा क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजर लॉ उस लॉ को कहते हैं जिसमें सब्सटेंटिव लॉ में जो जिन लॉ को रखा गया है उनको कैसे प्रोसीड किया जाएगा, उनको कैसे प्रोसेस में लाया जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोसीजर लॉ। और उसके बेस्ट एग्जांपल है सीआरपीसी, दैट इज BNSS। प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसको बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। दूसरा जो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे प्रोसीजर लॉ में, वो भी आता है, इसको हम लोग कहते हैं BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके साथ हम लोग लिमिटेशन एक्ट पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग क्या पढ़ते हैं? परसीमा अधिनियम में वो भी पार्ट है प्रोसीजर लॉ। तो देखो, जैसे हम लोग क्राइम होता है, तो कोई भी क्राइम हुआ, हमारे घर में चोरी हो गई, हमारे किसी परिचित के घर में चोरी हो गई, कुछ हो गई, तो चोरी हो गई, अब हम करें क्या? सब्सटेंटिव लॉ कहती है कि जो BNS है सेक्शन 303, आईपीसी में 378, बस ये जो है थेफ्ट की डेफिनेशन है, और अगर कोई चोरी करेगा तो इतने साल की उसको जेल मिलेगी। क्वेश्चन ये उठता है, अगर चोरी हो गई तो हम करें क्या? तब हमको सहारा लेना पड़ेगा प्रोसीजर। प्रोसीजर लॉ में क्या सहारा है? लॉजिंग ऑफ द FIR। लॉजिंग ऑफ द FIR, आप जाइए पुलिस स्टेशन पर, FIR को लॉस करिए। जब आप पुलिस स्टेशन पर FIR को लॉस करेंगे तो प्रोसीजर लॉ स्टार्ट। प्रोसीजर लॉ स्टार्ट का मतलब उस केस में कोई IO बनाया जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जाएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ SI। उस केस का इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई जाएगी या चार्जशीट लगाई जाएगी, कोर्ट पुलिस रिपोर्ट जाएगी,
कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगा, कोर्ट प्राइम एफएसआई फिक्स करेगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि कोई केस नहीं बन रहा है तो डिस्चार्ज कर देगा, केस बन रहा है तो चार्ज कर देगा, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज करेगा, ट्रायल चलाएगा। ट्रायल चलाने के बाद एक्विटल और कन्विक्शन। ये लॉजिंग ऑफ द एफआईआर से लेकर डिसीजन होने तक, चाहे वो कन्विक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो एक्विटल के, कहाँ से गवर्न होता है? BNSS। बीच बीच में जो कोर्ट में एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, तब वहाँ पे अप्लाई होता है प्रोसीजर लॉ। कौन सा है? BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये ध्यान रखिएगा, सब्सटेंटिव लॉ जो होता है, क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव लॉ BNS है और क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर लॉ है दो, एक है BNSS और दूसरा है BSA, जिसको हम लोग पहले CRPC IPC एविडेंस के नाम से जानते थे। सिविल लॉ की बात करिए तो सिविल लॉ में जो सब्सटेंटिव लॉ है, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, सिविल लॉ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड एक्ट्स है, पार्टनरशिप एक्ट है, तो ये सब क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है। तो ये सब्सटेंटिव लॉ कहाँ प्रोसीड होगा? तो सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीड होगा CPC, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में। सिविल प्रोसीजर में कहा गया है कि अगर आपके कोई लीगल राइट ब्रीच होते हैं तो आप सिविल सूट फाइल करिए, सिविल सूट फाइल करिए। अब सिविल सूट क्या होता है? सिविल सूट कहाँ फाइल होगा? सिविल सूट में जो प्लेंट बनेगी वो कितने कॉपी में बनेगी? प्लेंट में क्या कंटेंट्स होंगे? प्लेंट कितना, प्लेंट जो होगा उसमें कोर्ट फीस क्या लगेगी? ये सब बातें हम लोग को कहाँ मिलती? सेक्शन नंबर 26, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 4, ऑर्डर 7। तो जब हम इतनी बातों को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि सिविल सूट कैसे फाइल किया जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रोसीजर लॉ होता है, ये प्रोसीड करता है सब्सटेंटिव लॉ। तो जो हम लोग आज BNS पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग का क्या है? सब्सटेंटिव लॉ। जो BNS है ये सक्सेसर बना है किसका? IPC। IPC का ये उत्तराधिकारी है। और जो IPC में या BNS में क्या प्रोविज़न थे? इसमें केवल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑफेंस है उनको कोडिफाइड किया। जितने भी ऑफेंस होते हैं, ऑफेंस क्या है? ऑफेंस बॉडी के अगेंस्ट और प्रॉपर्टी के, जितने भी ऑफेंस हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दी। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के, जिसको बड़े ही छोटे शब्द में मीडिया कहता है जान माल का खतरा। जान का मतलब शरीर, बॉडी, माल का मतलब प्रॉपर्टी, संपत्ति। तो पूरी हमारा जो IPC थी या प्रेजेंट में BNS है, वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक को हम लोग बोलते हैं पहले को हम लोग बोलते हैं ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, शरीर के प्रति, और दूसरा क्या है? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जब हम लोग वेलफेयर स्टेट में आ गए 1950 में, कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 38 में कहा गया कि अब इंडिया कैसा होगा? वेलफेयर स्टेट। तो जब इंडिया वेलफेयर स्टेट होगा तो गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ हम आप लोग को आपके बॉडी के अगेंस्ट, आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हम कुछ आप लोग को सुविधा दे रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो शरीर के लिए कहा गया है कि आप अपना इंश्योरेंस करा लें, लाइफ इंश्योरेंस, LIC। बॉडी के लिए आपको दिया गया, हम लोग को शरीर के लिए दिया गया भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कर। प्रॉपर्टी के लिए हम लोग को क्या दिया गया? जनरल इंश्योरेंस। आप गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, दुकान खोलते हो, शॉप खोलते हो, कोई अपना आप इंस्टीट्यूट खोलते हो, कुछ भी करते हो, आप उसका इंश्योरेंस करो। सरकार ने हम लोग को वेलफेयर स्टेट, ताकि अगर कोई घटना घटती है तो आपको क्या होगा? कंपनसेट किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ, वो दो पार्ट में, जिसको हमने आपको बताया कि शरीर के विरुद्ध अपराध, और दूसरा आपको हमने बताया संपत्ति के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रिमिनल लॉ की क्या स्टोरी है? तो हमारे यहाँ का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्रिमिनल लॉ की हिस्ट्री है। हमारे यहाँ पोजीशन क्या थी? जो हम लोग में शुरू में क्या पोजीशन थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय यहाँ पर जो रूलर थे वो थे मुस्लिम रूलर, और उनका जो रूल्स रेगुलेशन होता था, खासकर उनका जो क्रिमिनल लॉ होता था, वही होता था जैसे अरब समाज में दिया जाता था, अरब समाज में। तो चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर 1857 तक यहाँ पर रही, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो रूलर नहीं थी, बल्कि वो बिजनेस करती थी, और थोड़ा थोड़ा वो क्या करती थी? गवर्नमेंट के जो एक्टिविटीज़ थे उसमें इंटरफेरेंस करने लगी।
लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो जो 1857 की क्रांति हुई, उसमें क्या हुआ कि हम लोग, जो उस समय के हम लोग थे, हम लोग उनको हरा नहीं पाए, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ब्रिटेन की क्राउन थी, महारानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया कि आप वापस आइए, अब मैं यहाँ पर स्वयं शासन करूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी वापस चली गई, जो उसके गवर्नर जनरल थे वो भी वापस चले गए। तो क्राउन ने इस देश का नाम रखा ब्रिटिश इंडिया। क्राउन ने इस देश का नाम रखा ब्रिटिश इंडिया, और यहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट किया, वायसराय। दूसरी पोस्ट ये क्रिएट किया सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और तीसरी पोस्ट थी क्राउन। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, 3 तरह के यहाँ पर पोस्ट बनाई गई। तो जो क्राउन होती थी, क्राउन का मतलब ब्रिटेन का राजा या रानी। जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था वो भी लंदन में रहता था, लेकिन वायसराय यहाँ पे रहता था। ठीक, तो उन्होंने देखा क्या, जो क्राउन थी, कि यहाँ पर क्या पेनल कोड है। तो इन्होंने देखा कि जो मुस्लिम पेनल कोड है वो क्या कहता है। तो जो मुस्लिम पेनल कोड था वो 4 प्रकार से, जो हमारे मुगल सम्राट वगैरह होते थे, वो 4 प्रकार से किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को सजा देते थे। पहले का नाम है किशा, किशा। दूसरा का नाम है दिया। तीसरा का नाम है हद। चौथे का नाम है ताजीर। किशा, दिया, हद, ताजीर। ये जो है ध्यान रखिएगा, उस समय जो इंडियंस थे, उनको जो मुस्लिम रूलर थे, वो इस प्रकार का दंड देते थे। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो। ठीक, किशा का मतलब होता है बदला। बदला, बदला का मतलब क्या होता है? प्राण के बदले प्राण। अगर आपने किसी को जान से मारा है, तो आपको भी जान से मारा जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। दिया का मतलब होता है खून का मूल्य, यानी आपने किसी को मारा पीटा है, चोट पहुंचाई है, जितना उसका खून निकला है, उतना आपका खून निकाला जाए। हद का मतलब होता है सीमा, सीमा, लिमिटेशन। इसमें क्या होता था कि जो कन्विक्टेड पर्सन होता था, उसको पत्थर मारा जाता था, कोड़े मारा जाता था, उसको किसी पब्लिक प्लेस पे खड़ा कर दिया जाता था, किसी पेड़ से, किसी चीज़ से बांध दिया जाता था, और आते जाते लोग उसको पत्थर मारते थे, कोड़े मारते थे। चौथा जो ताजीर था, ये डिस्क्रिशनरी पावर थी। मुगल सम्राट का ये विवेकाधीन शक्ति थी कि वो जिस तरह का चाहे वो पनिशमेंट दे सकते। इसमें वो लोग क्या करते थे कि जो मुगल सम्राट की जेल होती थी, या तो कन्विक्टेड पर्सन को जेल में बंद कर दे, या कन्विक्टेड पर्सन से बोलते थे तुम जो मुगल सम्राट की सीमा है, वहाँ से बाहर चले जाओ, कहाँ जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। या होता क्या था कि उनको फिजिकल पनिशमेंट दिया जाए। ठीक, या तो उनको मुगल सम्राट की जेल में बंद कर दिया जाता था, या उनको सम्राट की सीमा से बाहर निकाल दिया जाता था, या उनको फिजिकल पनिशमेंट। ये ध्यान रखिएगा, ये जो 4 प्रकार के पनिशमेंट थे, किशा, दिया, हद, ताजीर, ये अरब समाज में दिए जाते थे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी दंड दिए जाते। जब यहाँ पर मुगल जो रूलर थे, जब शासन करते थे, तो ब्रिटेन में कैसे दंड दिया? ब्रिटेन का जो पेनल कोड था, वो 4 प्रकार का दंड देता था। अगर ब्रिटेन में कोई ऑफेंस करता था, ऑफेंस करने के बाद जो ब्रिटेन की कोर्ट होती थी, अगर वो किसी पर्सन को कन्विक्ट करती थी, तो 4 प्रकार के पनिशमेंट देती थी ब्रिटेन में। पहला था डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं मृत्यु दंड, फांसी। दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी कहते हैं। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, उम्र कैद। तीसरा था इम्प्रिजनमेंट, कारावास। और चौथा था फाइन। ये 4 प्रकार के जो पनिशमेंट थे, ये ब्रिटेन में दिए जाते थे, ध्यान रखिएगा। तो जो पहला वाला है वो मुस्लिम पेनल कोड है, दूसरा वाला है ब्रिटिश पेनल कोड है। तो जो मुस्लिम पेनल कोड में 4 थे, यहाँ पर भी 4 थे। वहाँ पे किशा, दिया, हद, ताजीर था, और ब्रिटिश जो रूलर थे उनके द्वारा दिया जाता था। ब्रिटिश पेनल कोड में डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, फाइन। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास और जुर्माना, अर्थदंड। ये तो स्टोरी हो गई उस समय। अब देखिए, जब यहाँ पर ब्रिटिश रूलर आए, अरे सॉरी, वेरी सॉरी, जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी गई, और यहाँ पर जब 1858 में यहाँ पर डायरेक्ट जो क्राउन थी वो शासन अपने हाथ में ली। क्राउन ने 1858 में इस देश का नाम रखा ब्रिटिश इंडिया,
और सीधे अपने हाथ में शासन ले लिया और अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश इंडिया में बैठा है जिसको वायसराय। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ थी, उस समय के एक लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया था पेनल कोड के लिए। तो ब्रिटेन की क्राउन ने ये बोला कि जो यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहते हैं ब्रिटिश इंडिया में वो 1% से कम, 99% के अबव यहाँ पर रहते हैं इंडियंस। और एक बार इंडियंस लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिवोल्ट किया 1857 की। और कहीं अगर ये सेकेंड टाइम रिवोल्ट कर देते हैं तो हम लोग जो 1% से भी कम है मार पीट के हमको भगा देंगे। तो यहाँ पे ऐसा करो कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी यहाँ पे लागू करो पेनल कोड सबसे पहले। तो लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर यहाँ पर सबसे पहले लागू किया गया पेनल कोड। उस पेनल कोड का नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड 1860, ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड 1860, जिसको आप लोग आईपीसी लॉर्ड मैकाले के ड्राफ्ट पर बनाया गया। जो हम लोग इंडियंस थे, भारतीय थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, हम लोग जो भाषा बोलते थे, उर्दू बोलते थे, अरबी बोलते थे, फारसी बोलते थे, हिंदी का प्रचलन कम था, हम लोगों ने इसको जो नाम दिया अपने रीजनल भाषा में मजमुआ ताजीराते हिंद। ब्रिटिशर्स ने नाम दिया ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, हम लोगों ने नाम दिया मजमुआ ताजीराते हिंद। ठीक। तो जो हमारे जुरिस्टिक लोग थे, इंडियंस जो कानून के जानकार थे, उन लोगों ने जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड को पढ़ा, देखा जो ड्राफ्ट आया था सामने, और जो ड्राफ्ट दिया था उसको 6 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860 को अडॉप्ट कर लिया गया। इसके द्वारा उस समय के जो हमारे वायसराय थे, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड। ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड के ड्राफ्ट को जो अडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया, वो 6 अक्टूबर 1860 को। तो जो हमारे ज्यूरिस्टिक लोग थे, उन्होंने जब देखा उसको समझा, तो उनको लगा कि ये तो छोटी छोटी बातों को इन्होंने बना दिया ऑफेंस। जो हम इंडियंस लोग तो डेली करते, जो हम इंडियंस थे मैक्सिमम हम लोग रहते थे रूरल एरिया में। और जो रूरल एरिया में रहते थे, खेती बाड़ी हम लोग का काम होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि जो छोटे छोटे बात को होते थे उस पर हम लोग ऑफेंस करते रहते। जैसे किसी के नाम को हमने प्रॉपर न बुला के गंदे रूप में बुलाया, किसी का नाम राकेश है तो आपने उसको बुला लिया राकेशवा, आपने किसी को थप्पड़ दिखा दिया, आपने किसी को घूसा दिखा दिया, आपने किसी को देख के शीशा चमका दिया, आपने किसी को जो है कान खींच लिया, बाल खींच लिया। तो सारी चीज़ों को क्या किया गया था, कोडिफाइड कर दिया। आपने कि राकेश के नाम को गलत बुलाया, डिफेमेशन, मानहानि। आपने किसी को थप्पड़ दिखाया, मुक्का दिखाया, असॉल्ट। आपने किसी को देख के थूका, आपने किसी को जो है क्या बाल खींचा, सिंपल हर्ट। बाल जोर से खींच लिया, नाक को खींच लिया, कान को खींच लिया, बहरा हो गया, ग्रीवियस। तरह तरह चीज़ों को कोडिफाइड कर दिया। तो जो हमारे उस समय के ज्यूरिस्डिक्ट थे, वायसराय से जाकर मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपने इतने तगड़े तगड़े कानून को बना दिया है, और ये इंडियंस तो डेली के रूटीन में ये सब करते रहते हैं हम लोग। तो आप ऐसा करिए कि जो आपने ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड को अडॉप्ट कर लिया है, अभी इसको इन्फोर्स मत करिए। आप ऐसा करें कि इसको पहले क्या करिए, जो ये पेनल कोड बना है इसका खूब प्रचार करिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया में इसका प्रचार हो जाए। अब कोई किसी का बाल नहीं खींचेगा, अब किसी कोई गंदा नाम नहीं पुकारेगा, अब कोई किसी को मुक्का नहीं दिखाएगा, घूसा नहीं दिखाएगा, गंदी बात नहीं बोलेगा, एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करेगा। इसका पहले प्रचार प्रसार, और जब प्रचार प्रसार हो जाए तब आप इसको इन्फोर्स। फेडरल वायसराय हम लोग की बात को मान गए और 6 अक्टूबर से लेके ये प्रचार शुरू हुआ। 1860 के जो 3 महीना था उसमें पूरा प्रचार हुआ। 1861 आया, पूरे 12 महीने प्रचार हुआ। यानी जब 15 महीने तक ढोल नगाड़ा बजा बजा के गांव-गांव में लोगों को बताया गया कि देखो अब ऐसा-ऐसा कानून बन गया है, अब कोई किसी के साथ ऐसा मत करना, नहीं तो सज़ा मिलेगी। इधर प्रचार प्रसार होता रहा, तभी ब्रिटेन के क्राउन ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास करके पुलिस एक्ट 1860, पुलिस एक्ट, पूरे होल द ब्रिटिश इंडिया। बोला जब तक ये बनता है तब तक ठीक है, ऐसा करो कि पुलिस एक्ट बना दिया गया, जो आज भी है एग्जिस्टेंस में, और जो लोग यूपी के एपीओ की तैयारी करते हैं उनको पढ़ना पड़ता है।
तो पुलिस एक्ट में कहा गया कि ऐसा करो कि गांव-गांव में पुलिस थाना बना दो। फटाफट पुलिस थाना रूरल एरिया में ज़्यादा बना, अर्बन एरिया में कम बना। जो पुलिस थाना बना, उसका जो इंचार्ज बनाया गया, उसका नाम दिया गया दरोगा, और उसको अनलिमिटेड पावर, जिसको चाहे उठा के पकड़ ले, कितने दिन बंद रखेगा, बेल वगैरह का क्या कुछ नहीं, उसको पूरी पावर, कोई जीडी न सीडी कुछ नहीं। जो आज भी क्या है, दरोगा का दहशत बना होता है। आप देखते हैं कि वो अपना कुछ न कुछ दिखाता रहता है। ठीक? फिर 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 को ये लागू कर दिया गया पूरे ब्रिटिश। कौन से कानून को लागू किया? ब्रिटिश इंडिया पेनल। जब ये लागू हो गया, चलना शुरू हो गया। एक तरफ जो पुलिस थी उसको अनलिमिटेड पावर, और दूसरा क्या था, बना दिया गया पेनल कोड। पता ये चला पुलिस गई, किसी को चोरी के मामले में पकड़ के बंद कर दिया, किसी को झगड़ा, दो लोगों में कुछ बातचीत हो रही, झगड़े के आधार पर लाके दोनों को बंद कर दिया। तो ये 1862 से ये हम लोग का ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि जब हम लोग का जो ब्रिटिश इंडिया था उसका डिवीज़न हो गया 1947। जब ब्रिटिश इंडिया का डिवीज़न हुआ, तो जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था वो 3 पार्ट में बँट गया, 3 पार्ट में बँटा। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल, क्योंकि इंडियन पेनल कोड जो है वो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड का सक्सेसर रहा, इसीलिए ईयर दिया गया 1860। इंडिया के लिए बना इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, और उसमें 23 चैप्टर्स और 511 सेक्शन रखे। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पेनल कोड पीपीसी बनाई गई, और जो भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल नहीं हुआ था वो था कश्मीर के राजा हरि सिंह। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लास में भी आप लोग को एक दिन बताया था डिटेल में, नए लोग भी ध्यान से रखें। तो जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन रहे थे, तो जितने भी उस समय के राजे रजवाड़े थे उनको ये बोला गया कि आप चाहे भारत में शामिल हो जाओ, चाहे पाकिस्तान में शामिल। धीरे धीरे सारे राजे रजवाड़ों ने पाकिस्तान में शामिल हुए, भारत में शामिल हुए, लेकिन कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह थे जो न तो भारत में शामिल हुए न तो पाकिस्तान। और उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ बना दिया रणवीर पेनल कोड। तो देखो ब्रिटिश इंडिया का 3 पार्ट में डिवीज़न हुआ, आईपीसी, पीपीसी और रणवीर पेनल कोड। ये सिस्टम चलता रहा। इसके बाद जब हम लोग की आईपीसी एग्जिस्टेंस में आई, तो आईपीसी में सेक्शन नंबर 50 थी। आईपीसी में जो सेक्शन नंबर 53 थी, उसमें बताया गया पनिशमेंट। देखो आईपीसी का मोटिव क्या था, पेनलाइज करना, दंड देना। और किसको दंड देना? इंडियंस। आप लोग को ताज्जुब होगा, एक भी ब्रिटिशर्स आईपीसी कभी जेल नहीं गए। जाते कौन थे? हम लोग जाते थे। तो जो सेक्शन नंबर 53 थी उसमें 6 प्रकार के पनिशमेंट बनाए, 6 प्रकार, जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड में बना था उसी को कंटिन्यू, क्योंकि 1947 में हम लोगों के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अंडर प्रोसेस था, बन रहा था, अभी कुछ मालूम ही नहीं था हम लोगों को। तो सेक्शन नंबर 53 में 6 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको 6 प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दंड देंगे। पहला डेथ सेंटेंस, ये सेक्शन 53 में 6 प्रकार के पनिशमेंट थे। पहला कहा गया डेथ सेंटेंस, जिसको हमने आपको बताया फांसी, ठीक, मृत्युदंड। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, उम्र कैद। तीसरा था ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, इसको हम लोग कहते थे आजीवन पर्यावसान, या इसको बोलचाल में बोला जाता था काला पानी, काला पानी। फोर्थ नंबर पे रखा गया इम्प्रिजनमेंट विच इज रेगरस और सिंपल, ऐसा कारावास जो या तो सादा होगा या कठोर होगा। यानी जो कन्विक्टेड पर्सन जेल जाएगा या तो विद लेबर जाएगा या विदाउट लेबर, या तो वहाँ पे काम लिया जाएगा, काम नहीं लिया जाएगा। तो ये कौन तय करेगा? ट्रायल कोर्ट। जब ट्रायल कोर्ट किसी को कन्विक्ट करती है तो अपने जजमेंट पे लिख देती है, ठीक। 5वें नंबर पर रखा गया 4 फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्ती कर, जिसमें हम लोग अटैचमेंट पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कुर्की वगैरह कहते हैं। और 6ठे नंबर पर रखा गया था फाइन, जुर्माना या अर्थदंड।
ये 6 प्रकार के जो पनिशमेंट थे ये 1947 में 1947 में रखे गए और हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, बल्कि जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड में 6 प्रकार के पनिशमेंट थे उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। इसका रीज़न क्या था कि अभी हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 26 नवंबर को 1949 को लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और बनने के साथ हम लोगों ने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आ गया तो उसमें आर्टिकल नंबर 21 कहता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जियो और जीने दो। तो ये कहा गया कि जो तीसरे नंबर की सज़ा थी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, जिसको हम लोग कहते थे काला पानी, आजीवन पर्यावरण। ये होता क्या था, जो कन्विक्टेड पर्सन होता था उसको ले जाके किसी आइलैंड पर छोड़ दिया जाता, टापू, और जो आइलैंड होता था वहाँ पे या तो कोई वाइल्ड एनिमल उसको खा जाता था या वो खुद ही भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाता था। तो जो हमारे उस समय के जो डिस्ट्रिक्ट थे उन्होंने कहा, अरे ये वाला तो पनिशमेंट आर्टिकल नंबर 21 को फुली वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है। तब हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया 1949 में कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ है अब खत्म, अब कोई भी व्यक्ति को काला पानी की सजा नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट ने तुरंत डिसीजन ली और कोर्टों के लिए एक लॉ डेवलप किया गया कि जिन जिन कोर्टों में ये काला पानी वाला मैटर चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, उन जजेस से कहा गया कि अगर आपको कन्विक्शन करना है तो आप कन्विक्शन कर सकते हैं, लेकिन काला पानी की सजा न देके उसको आप उम्र कैद की सजा। अब कोई भी ट्रायल कोर्ट 1949 के बाद अगर कोई उसके सामने केस पेंडिंग है तो उसके लिए ट्रायल कोर्ट के लिए बोला गया कि आप लोग सजा जो भी करना है, एक्विटल करना हो, कन्विक्शन करना हो, जो करना हो वो कोर्ट का अपना डिस्क्रिशनरी, उस पे जो है गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। बट अगर कोर्ट कन्विक्शन की ओर जाती है तो अब किसी को काला पानी न दे के दे देगी लाइफ इम्प्रिजन, और ये कहा गया 1955 में। फिर ये कंटिन्यूशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इसके बाद एक डेट आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 हम लोग के लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट डेट। और ये क्रिमिनल लॉ के लिए नहीं है, सिविल लॉ के लिए भी है, कॉमर्शियल लॉ के लिए भी है, हर लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट, 31 अक्टूबर 2000। देखो इस डेट पर क्या हुआ था, इस डेट पर एक एक्ट था, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके द्वारा ये कहा गया कि जितने भी लॉ जेके में लागू नहीं होते अब सब के सब लॉ जेके में लागू, सब के सब जेके में लागू। ठीक, तो जो हमारा ध्यान रखिएगा, जो हमारा आईपीसी जेके में लागू नहीं होता था, तो रणवीर पेनल कोड का जो एग्जिस्टेंस था, ये ध्यान रखिएगा, रणवीर पेनल कोड का जो एग्जिस्टेंस था 1947 से लेकर 2019 तक, 1947 से 2019 तक। इसके बाद रणवीर पेनल कोड का एग्जिस्टेंस खत्म। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि 2019 में 31 अक्टूबर को वहां पर लागू कर दिया गया आईपीसी, और जो हम लोग की आईपीसी थे वो तो एग्जिस्टेंस में था ही, हमारे आईपीसी पे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। इसके बाद फिर एक डेट आती है, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। इसमें क्या हुआ, हमारे पार्लियामेंट के थ्रू 3 क्रिमिनल लॉ बनाए गए बिल के थ्रू, और ये बिल कैसा था, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल का जिक्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 107 में किया गया है। दोनों हाउस से बिल पास हुआ, पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कंसेंट दे दी। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कंसेंट दिया वो दिया 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 को, जिसको हम लोग 2 नामों से जानेंगे, कंसेंट की डेट से भी जानेंगे, प्रेसिडेंट की सहमत के डेट से भी जानेंगे, और दूसरा इसको हम लोग जानते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
तीनों क्रिमिनल लॉ को हमारी जो प्रेजेंट में महामहिम राष्ट्रपति हैं, इन्हीं ने कंसेंट दिया, लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं किया गया। इसको इन्फोर्स नहीं किया गया, ये कहा गया कि अभी इसको इन्फोर्स इसलिए ना करिए क्योंकि जो हमारे क्रिमिनल लॉ हैं उससे कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे। पहला तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा जो क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, फोर्थ नंबर पर जो हमारे एडवोकेट्स हैं, फिर इसके बाद जो लॉ के प्रोफेसर्स हैं, फिर इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, सबके ऊपर असर पड़ेगा। तो ऐसा करिए कि पहले इसको क्या करिए, इस पर सेमिनार करिए, इस पर जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दीजिए। जुडिशियल ऑफिसर की ट्रेनिंग हुई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ट्रेनिंग हुई, पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग हुई, ठीक। केवल 3 लोग की ट्रेनिंग नहीं, एक तो टीचर की ट्रेनिंग नहीं हुई, दूसरा विद्वान अधिवक्ताओं की ट्रेनिंग नहीं हुई कि वो विद्वान हैं, और तीसरे जो है स्टूडेंटों के। तो उनकी जिम्मेदारी किसके पास आई, वो हर्ष बिहारी सर के पास जिम्मेदारी आई, इन लोग को ट्रेनिंग दीजिए। तो आज ये तीसरा बैच आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इसके पहले 2 बैच को बीएनएस पढ़ाया गया, ठीक। तो ये हुआ कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग मिल गई, जुडिशियल ऑफिसर को ट्रेनिंग मिले, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रेनिंग मिल गई, तब ये कहा गया अब ऐसा करिए ये तीनों क्रिमिनल लॉ को लागू। तो 1 जुलाई 2024 को हमारा जो क्या नाम है तीनों क्रिमिनल लॉ, बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएस, तीनों का तीनों इन्फोर्स कर दिया। जब ये इन्फोर्स किया गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आईपीसी की जगह पर ये बीएनएस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्वेश्चन नंबर 1, सीआरपीसी की जगह पर हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी कि बीएनडबलएस बनाए, और इंडियन एविडेंस की जगह क्यों ज़रूरत पड़ गई बीएसए बनाने की। तो पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना कि हमारी ही गवर्नमेंट ने 1973 की सीआरपीसी बनाई। चलिए आईपीसी ब्रिटिशर्स ने बनाया था, इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था, लेकिन जो सीआरपीसी 1973 की थी ये तो हमारी पार्लियामेंट ने ही बनाया था। तो आपको आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट बदलना चाहिए था। क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमने ही सीआरपीसी बनाया और हमने सीआरपीसी को भी बदला। तो देखो एक एक का आंसर सुनो और इंटरव्यू की कॉपी में इसको देखिए। जो नए लोग हैं क्लास में, वो लोग अपने प्रीलिम्स की अलग कॉपी बनाएंगे, बीएनएस की अलग, बीएनडबलएस की अलग, बीएसए की अलग, जो जो पेपर आप पढ़ेंगे। प्री वाले प्री की बनाएंगे, मेंस वाले प्री मेंस दोनों की बनाएंगे। तो ये कॉपी आप बनाओगे ज्वाइंट, मोटी तगड़ी 300-400 पेज की, वो कॉपी बनेगी फॉर इंटरव्यू। वो कॉपी डेली की डेली भरी जाएगी। उसमें आपके पास पहला क्वेश्चन होना चाहिए, ये क्रिमिनल लॉ क्यों बनाया गया, क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो एक एक का आंसर सुनो और कल वीडियो आपको मिल जाएगा, उससे अपने कॉपी में नोट। आईपीसी की जगह हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ गई, बीएनएस बनाने। क्वेश्चन नंबर 1, देखो आईपीसी का जो मोटिव था वो पेनलाइज करना, दंड देना। और किसको दंड देना, कन्विक्टेड पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन। तो ये कहा गया, ये कब बनाया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स किसको पेनलाइज करना चाहते थे, इंडियंस को। तो जब अब हमारी गवर्नमेंट हो गई है वेलफेयर, आर्टिकल 38 कहता है हमारी गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट की गवर्नमेंट है। तो हमारी गवर्नमेंट क्यों हमारे अपने सिटीजन्स को पेनलाइज करे। तब हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम पेनलाइज नहीं करेंगे बल्कि हम न्याय करें, न्याय करेंगे। तो न्याय का मतलब क्या होता है, न्याय का मतलब सजा है। अपराधी को दंड मिले और निर्दोष को छोड़ दिया जाए। ये कहा गया है कि जो कन्विक्टेड होंगे उनको तो हम सजा देंगे, निर्दोष को तो सजा नहीं देंगे, कन्विक्टेड को भी हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। और क्या छोड़ने का प्रयास करेंगे, कम्युनिटी सर्विसेज, सेक्शन 4F अभी पढ़ोगे आप। सीआरपीसी को हमने क्यों बदल के बीएनएस डबल्स लाया, बीएनडबलएस। 1973 से लेकर जितने भी नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए थे इलेक्ट्रॉनिक के, ठीक, जितने भी हमारे सिस्टम डेवलप हुए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसको हमको सबको क्या करना था, कोर्ट जेल सबसे कनेक्ट करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये सम्मन है, सम्मन क्या होता था पहले, या तो कोर्ट का एम्प्लॉय ले जाता था या पुलिस वाला ले जाता था। अब कहा गया कुछ नहीं, क्यूआर कोड लगा दो, क्यूआर कोड के स्कैन करके डाल दो, मिल जाएगा जिसके समन है, मेल कर दो। तो 1973 में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट थे, नो। मेल का सिस्टम था, नो। लैंडलाइनें नहीं था ठीक से। तो जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चीज़ थे सबको हम लोगों ने BNSS में जोड़ दिया। किस लिए जोड़ा, स्पीडी ट्रायल, तेजी से ट्रायल चले।
और इसके बाद ट्रायल के लिए हर काम के लिए टाइम फिक्स कर 30 डेज के अंदर ये करना है, 60 डेज के अंदर ये करना है, सारा लिमिटेशन आप पढ़ोगे सब फिक्स कर दिया। अब आया इंडियन एविडेंस सेट, उसको क्यों रिप्लेस किया गया? तो आप ये ध्यान रखिए इंडियन एविडेंस सेट अकेला कुछ नहीं करता, वो किसके सहारे चलता है? वो सहारा लेता है बीएनएस या बीएसए वो बीएनडब्ल्यूएस, वो चलता है आईपीसी और सीआरपीसी के सहारे, सारे अकेले नहीं चल सकता। तो जब हमने बीएनएस में और बीएनडब्ल्यूएस में सारे अमेंडमेंट कर दिए तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव कहाँ पड़ गया? इंडियन एविडेंस। तो ये हुआ कि इंडियन एविडेंस सेट को भी रिप्लेस किया जाए और उसके जगह पे हम लोगों ने बना दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो बनाया गया वेलफेयर स्टेट के लिए बनाया गया है, दूसरा लोगों को पेनलाइज करने के लिए नहीं बल्कि जस्टिस देने के लिए किया गया है, और तीसरा ट्रायल जो है वो कम समय में चले, जल्दी से जल्दी लोगों को रिलीफ मिले, ये बनाया गया। तो देखो जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में हम लोग बीएनएस पढ़ते हैं ये 2023 का है, एक्ट नंबर 45। जो आईपीसी हम लोग पढ़ते हैं तो वो भी एक्ट नंबर 45। ये जो हम लोग बीएनएस पढ़ते हैं इसका लिखा हुआ है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023, 2023 का अधिनियम नंबर 45। ये आपसे प्री में भी आता है, इंटरव्यू पूछा जाए, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? आप ये बताना कि 2023 में हमारी पार्लियामेंट ने जितने भी क्या नाम बिल को पास किया, इस बिल के पहले 44 बिल पास हो चुके, 44। ये बिल किस नंबर का था? 44 नंबर, 45वां। तो जब कोई बिल पास होता है तो उसमें नंबर डाला जाता है, नंबर था 45। तो जो ये हम लोग बीएनडब्ल्यूएस पढ़ते हैं 46, बीएसए पढ़ते हैं 47, ये तीनों का नंबर डाला गया 45, 46 और किस ईयर का है? 2023। ठीक। तो जब ये हम लोग का बन के सामने आया इसमें 20 चैप्टर्स, जो हम लोग के आईपीसी में 23 चैप्टर थे वो रिड्यूस हुए, 3 चैप्टर हटे और ये हो गए 20। आईपीसी में हम लोग पढ़ते थे 511 सेक्शन, इसमें जो टोटल सेक्शन है 358। देखो सेक्शन क्यों कम हो गई? सेक्शन इसलिए कम हो गई, आईपीसी में क्या था, एक सेक्शन में डेफिनेशन, दूसरे सेक्शन में जैसे थेफ्ट, चोरी, आईपीसी में 4 सेक्शन थेफ्ट के लिए थी, 378 में डेफिनेशन, 379, 380, 381, 382, 4 सेक्शन में एक सेक्शन में डेफिनेशन, 5 सेक्शन यूज होती थी आईपीसी। ठीक। पब्लिक प्लेस पे चोरी किया 379, घर के अंदर चोरी किया 380, सर्वेंट ने चोरी किया 381, चोर अपने साथ हथियार लेके आया 382। तो एक सेक्शन तो परिभाषा की हो गई 378, 4 सेक्शन पनिशमेंट। तो बीएनएस में क्या किया गया, 303 बना दिया और सारी सेक्शन को उसी में, तो सेक्शन क्या हुई, कम होनी शुरू हुई, उसी में परिभाषा, उसी में दंड, तो सेक्शन कम होना। ठीक। तो जब हम लोग ने बीएनएस बनाया तो हम लोगों ने जो सेक्शन नंबर 53 आईपीसी की थी, आईपीसी की 53 में कहा गया था पनिशमेंट, हमने आपको बताया कि जो पनिशमेंट था वो 6 था, 6 से 5 हो गया, काला पानी वाला खत्म हो गया। जब हम लोग का बीएनएस बना तो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट, और पनिशमेंट का नाम क्या क्या हम लोगों ने दिया, देखो ए नंबर पर डेथ सेंटेंस, ए नंबर पर डेथ सेंटेंस, 4 का ए डेथ सेंटेंस, 4 का बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जिसको हम लोग उम्र कैद या आजीवन कारावास का, सेक्शन 4 का सी, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रिजनमेंट सिंपल या रगरस, कारावास सादा या कठोर। 4 का डी, 4 फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण। 4 का ई, फाइन, जुर्माना या दंड। 4 का एफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। इसके लिए ये हम लोग का बीएनएस बनाने की जरूरत। ये कहा गया कि अगर कोई पर्सन कभी कन्विक्ट होता है, ठीक, उसने जीवन में पहली बार ऑफेंस किया है, कोई उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, तो उसको हम लोग कम्युनिटी सर्विसेज पे छोड़ सकते हैं। जैसे किसी ने चोरी किया, जीवन में पहली बार चोरी किया, तो चोरी का स्टोलन प्रॉपर्टी है उसका जो वैल्यू है 5000 से, यानी जो चोर है उसने जीवन में पहली बार ऑफेंस किया, जो चुराया है वो 5000 रुपए से कम की प्रॉपर्टी चुराया है। तो ये कहा गया कि जो ट्रायल कोर्ट है
वो उसको कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भेज सकते। कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है, आपको किसी भी जगह भेजा जा सकता है। जैसे आपकी ड्यूटी लगा दी गई अनाथालय में, गुरुद्वारा में, चर्च में, आपकी ड्यूटी किसी भी पब्लिक प्लेस पर लगा दी गई, सेवा करना। आपसे कहा गया लंगर है, जाइए वहाँ पे लंगर में अपनी, आप जाइए अनाथालय में काम करिए, जहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। जेल में कैदी काम करता है तो जेल के कैदी को जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग पैसे मिले, बट कम्युनिटी सर्विसेज वाले को कम्युनिटी सर्विसेज करने पर कोई भी पैसे नहीं दिए। क्यों पैसे नहीं दिए जाते? जो आपने क्राइम किया है उसका पश्चाताप करो, और अगर आपने कम्युनिटी सर्विसेज को कंप्लीट कर लिया तो आप एक्विटल चाहिए आराम से घर, अब आपको कोई जेल वेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर बनाया गया है, सुधारात्मक दंड पर, कि अगर किसी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आ गई है तो उसको किसी कम्युनिटी सर्विसेज में लगा दो। अगर कम्युनिटी सर्विसेज में लगा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर चेंज हो जाएगा, जो उसके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आ गई है वो उससे उबर जाएगा, बच जाएगा, और क्या होगा फिर वो सोसाइटी में वापस आ जाएगा और समाज में फिर अपने को वो क्या करेगा, बना ले जाएगा। हमारा एक नागरिक बच गया, हमारा एक नागरिक बचा कि नहीं बचा। और पहले क्या था, पहले क्या था, अगर कोई कन्विक्शन पा गया, जेल चला गया और जेल से छूट के आया, फिर क्या करता था, फिर से चोरी। फिर बड़ा इससे हुआ था। चोरी से आया तो अब डाकू बन गया, डाकू से सजा काट के आया तो फिर क्या बन गया, हिस्ट्री सीटर बन गया, फिर सुपारी उपारी लेने लगा। यानी कि वो दिन प्रतिदिन अपराध की दुनिया में बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता। अकेले ही करता था, गिरोह बनाता था, गिरोह गैंग गिरोह बनाता बनाया। था। पता चलता था गिरोह में 50, 60, 100 हमारे नागरिक खराब हो गए। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब हमारा एक नागरिक भी खराब ना हो, इसके लिए क्या करो, इसको रिफॉर्म करो। इसके अंदर जो माइंड में क्या घुस गया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज घुस गई है, इसको सफाई कर दो। अगर सफाई कर दोगे तो अब ये क्या बन जाएगा, फिर एक सिटीजन, एक अच्छा नागरिक बन जाए, समाज की मूल धारा में आ जाएगा, हमारा एक नागरिक क्या खराब होने से बच जाएगा। इसी को कहा जाता है न्याय करना, इसी को कहा जाता है न्याय करना। तो जो इस एक्ट का नाम है द भारतीय न्याय संहिता, ये इसलिए बनाया गया है कि हमारा एक नागरिक खराब ना हो, क्योंकि अगर एक नागरिक खराब हो गया इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका परिवार प्रभावित, जिस गांव में रहता है, जिस जिले में रहता है, जिस कॉलोनी में रहता है, वहां पे इसका असर पड़ेगा। इसको क्या करो, रिफॉर्म कर दो, फिर इसको ला दो सोसाइटी में, और सोसाइटी की मूल धारा में ये बना रहे और हमारा एक नागरिक बच जाएगा। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग का है कम्युनिटी कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज में काम करने वाला जो पर्सन होता है रिफॉर्म हो जाए, और उसके बाद वो जो है ऑफेंस से फिर अपने को मुंह, क्योंकि उसको कन्विक्शन हमने दिया नहीं, जेल तो भेजा ही नहीं, इसीलिए ये बीन। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए ये स्टोरी कहाँ से और कहाँ पे आकर रुकी। ये अगर स्टोरी आपको मालूम रहेगी, एक अच्छे ऑफिसर, अच्छे प्रोसिक्यूटर रहोगे, अच्छे क्रिमिनल के लायर रहोगे, प्लस सोसाइटी में एक अच्छे आप जुरिस्टिक, बाकी तो बीएनएस को हम तो पढ़ ही लेंगे। और जो बीएनएस बनाए गए उसके जो सेक्शन 358 है, लास्ट के सेक्शन, उसमें 2 क्लास बनाए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में ये कहा गया कि जो आईपीसी है, आईपीसी में जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने बीएनएस में स्थान नहीं दिया उसको कहते हैं रिपील, हटा दिया। आईपीसी के जिन जिन चीज़ों को हम लोगों ने बीएनएस में ले लिया उसको कहते हैं सेविंग। तो देखो आप लोग ध्यान रखना, जब कभी कोई पुराने एक्ट पर नया एक्ट बनता है, पुराने एक्ट पर, तो जो नया एक्ट बनता है उसकी जो लास्ट वाली सेक्शन होती है उसका नाम होता है निरसन और व्यावृत्ति, रिपील एंड सेव। ये बात कही गई 358 के फर्स्ट में। 358 के सेकंड में यह कहा गया कि जो केसेस 1 जुलाई 2024 के पहले, चाहे वो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के फॉर्म में है, चाहे उसका अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चाहे उसकी इंक्वायरी हो रही है, या उसका ट्रायल चल रहा है, या उसका अपील चल रही है, उसकी रिवीजन चल रही है, या उसकी क्रिमिनल रिट चल रही है, इतनी चीज़ें होती हैं। तो वो केस जो 30 जून तक हुए हैं वो केस आईपीसी से चलेंगे, वो बीएनएस से नहीं। जो केसेस 30 जून 2023 के 11:59 अगर पुराने एक्ट से गवर्न चल रहे थे तो उसी एक्ट से चलते रहे।
जो 12 बजे रात के बाद 12 बजे से लग गई 1 जुलाई, अब जो लॉजिंग FFIR होगा वो चलेगा किससे? BNS। ये बात क्लियर कर दी गई है 358। ठीक, देखो इस समय जजेस को 2 ट्रायल करना पड़ा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 2 ट्रायल देखना पड़ा, एक उनको IPC वाला देखना पड़ रहा है, एक उनको देखना पड़ रहा है BNS। इसीलिए अभी कुछ स्टेट में क्या कर रहे हैं कि वो BNS के साथ IPC रखे। झारखंड का HGS है, उन्होंने कहा IPC भी पढ़ना है और BNS भी पढ़ना है। यूपी का हायर जुडिशियल आया हुआ था, इसमें भी कहा गया IPC पढ़ना है, BNS भी पढ़ना है। छत्तीसगढ़ के जुडिशरी ने कहा कि अब BNS खत्म, अरे वो IPC खत्म, अब नए क्रम। तो अभी ये ध्यान रखिएगा, कुछ तक आपको IPC के साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करनी, IPC को BNS को IPC के, और धीरे धीरे जब ये ओल्ड क्रिमिनल लॉ हटता जाएगा फिर आपको नया वाला याद हो। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो थेफ्ट है वो IPC में कहाँ था, BNS में कहाँ आ सकता है, PT में, जुडिशरी में आ सकता है, APO में आ सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि वो IPC में डिफाइन किया गया था 378 में, जो पनिशमेंट था 379, 380, 381। BNS में 300 ये आपको मालूम होना चाहिए, यही आपको अभी करना है। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर है? क्वेश्चन सर। देखो हमने केवल आप लोग को एक स्टोरी बताई, ना कोई सेक्शन टच हुआ। अभी केवल आपके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बनाया कि आप लोग को बेसिक चीज़ मालूम रहे। बेसिक चीज़ देखो, जब आप लोग कोर्ट में जाओगे मजिस्ट्रेट बनकर, APO बनकर, तो वहाँ पे आपकी एक अलग दुनिया होती है, वहाँ के गवाही वगैरह सब अलग तरीके की। ठीक है, तो अगर ये सब चीज़ें आपको मालूम रहेगी तब वहाँ के जो एटमॉस्फेयर रहता है आप अपने को वहाँ पे मर्ज कर लो। ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कोर्ट जो हम लोग की लॉ की फेयर एड की लैंग्वेज है, ना तो गवाह बोलता है ना तो वकील साहब बोलते हैं, बोलेंगे मुलजिम आ गया। अब मुलजिम क्या, कौन सी बला है? मुलजिम क्या है? अभी 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 हैं? अभी 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 मुजरिम? तो वहाँ पे जो अपराधी मुलजिम बोलेंगे, मुजरिम बोलेंगे, बोलेंगे वकील साहब। किसी एक्ट में वकील साहब लिखा है? नो सर, अधिवक्ता है। बोलते हो अधिवक्ता है? और तो और जज नहीं साहब कहते जाओ वकील साहब को बुला लाइए, बहस में यस बैठ, सर, कहते हैं नहीं सर। अधिवक्ता को बुला लाइए। लेकिन जो नहीं नई सर। नई जनरेशन नहीं वो बोलती है, नहीं नहीं वो बोलते हैं, जितने नए जुडिशियल अफसर बोले कि अपने एडवोकेट को बुला, क्योंकि उनको सिखाया गया, उन्होंने सीखने की कोशिश किया है। ठीक है ना? लेकिन अभी भी पिटे पिटाए लोग में बोलते हैं क्या? वकील साहब। वकील साहब। तो आपको क्या बोलना है? एक्यूज बोलना है, कन्विक्टेड बोलना है, एडवोकेट बोलना है, डैश बोलना है, ये सब चीज़ आप, और पुरानी चीज़ को भी जानते रहो ताकि वहाँ पर हमसे बोला जाए तो हम। हाँ बोलिए अंकित। So my question was that the criminal procedure code was enforced in 1973, correct, sir? राइट, So before 1973, how the criminal procedure was governed, sir? 1898 1898. उससे गवर्न हुआ, टीचर्स ने बनाया। फिर बाद में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन की ढेर सारी आर्टिकल्स जो थी वो 1898 के CRPC को ब्रीच करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल ब्रीच करती थी। तो हम लोगों ने क्या किया, आर्टिकल 13 का 2 का यूज़ करते हुए सबको हटा दिया। फिर हमने तो उसे क्या कहा जाता था? उसका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। 98, देखो जो इसकी स्टोरी है 3 है, 1898 में CRPC, 1973 की CRPC, और 1973 के बाद 11 बार CRPC में, एक बार नहीं हुआ, 11 बार हुआ। तो ये हुआ कि CRPC इतनी अमेंडमेंट हो गई तो इसको तो बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है, जैसे आप लोग प्ली बार्गेनिंग पढ़ाया गया आप लोग, तो इतने अमेंडमेंट हुआ तो अब हम लोग की जो नई CRPC बन के आई उसमें 3 चीज़ों को विशेष स्थान दिया गया। सबसे पहले तो ये दिया गया है हर काम के लिए टाइम फिक्स कर, हर काम के लिए टाइम फिक्स, कितने दिन के भीतर IO को अपनी चार्जशीट देना है, कितने भी दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है,
इतने दिन के अंदर जो एक्यूज पर्सन है वो कोर्ट से डिमांड कर सकता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दी, सब टाइम फिक्स कर दिया। और प्लस ये कहा गया कि जितने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं उसको यूज़ करिए। सबसे बड़ी समस्या आती है सम्मन को लेकर। पता चला क्या है, सम्मन भेजा गया, पुलिस वाला लेके गया, मिला नहीं, मिला अगली डेट पर आया नहीं। तो ये कहा गया कुछ नहीं, जैसे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कितना टाइम लगता है पैसा भेजने में, पैसा मंगाने में? कुछ सेकंड। अब ऐसा करो, एक्यूज का मेल नंबर हो तो मेल कर दो, एक्यूज को मैसेज डाल दो, ठीक। एक्यूज को आप क्या करो, स्क्रीनशॉट डाल दो सम्मन का, मान लिया जाएगा कि उसको पता चल। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने BN चलिए देखिए, नए लोग थैंक यू सर। क्या करोगे आप लोग कि कॉपी बना लेना, जो जो सब्जेक्ट को क्लास चले उसी आप लोग की कॉपी बना लेना। BN प्री का अलग नोट्स बनेगा, मेंस का अलग नोट्स। और पहले तो दिमाग में रख लो कि किसी ने अगर ये आपको गाइड किया हो कि नोट्स न बनाना, बस बियर में पढ़ते जाना, तो बहुत बड़ी गलती। आपके नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। प्री के अलग नोट्स, मेंस के अलग नोट्स, इंटरव्यू के। प्री के जो नोट्स बनेंगे वो आपके 1 लाइनर फॉर्म में बनेंगे, 1 लाइनर, ठीक। 1 लाइनर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे आपसे अगर एग्जामिनर ने पूछा जो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड था उसको इंडियंस लोगों ने क्या नाम दिया, उस समय के भारतीयों ने क्या नाम दिया, 4 ऑप्शन दिए, किस पे टिक लगाएंगे? मजमुआ ताजराती। चाहिए तानिया वर्मा, किस पे टिक लगाएंगे? मजमुआ ताजिर आते हैं। कब पता चला? 1860 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर। इन्फोर्स कब हुआ था? 1862। 62। तो ये आपके पास ये नॉलेज, इसको 1 लाइनर, देखो ये जितना आज का लेक्चर हमने दिया ये मात्र 2-3 पेज का है, इसको 1 लाइनर आप लोग एक एक बनाए रहना। तो इससे ये रहेगा कि आपको पूरे जीवन भर के लिए याद रहेगा कि क्रिमिनल लॉ की क्या स्टोरी, ठीक। ताकि जब सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, सेक्शन तो बहुत ईजी है, सेक्शन में कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है। आप लोग क्या करोगे, 1 लाइनर। जब मेंस का बनता है तो आंसर राइटिंग की, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर लिख। तो क्या धीरे धीरे जुडिशरी में आपको ए कॉपी ही मिलेगी, बी मिलना बंद हो गए। तो ए कॉपी है, उतने पेज फिक्स रहते। अगर आपके क्वेश्चन नहीं पूरे हुए तो आपको बी कॉपी नहीं। जैसे बिहार जो जुडिशरी में लागू कर दिया, आप अपने आंसर को क्या करो, एग्जाम ओरिएंटेड लिखने की, जितना एग्जामिनर पूछे बस उतना। इसका नाम है आंसर राइटिंग। एक तो इसकी कॉपी आप लोग की बनेगी अलग अलग, और तीसरा हमने आप लोग को बोला कि सर एक सवाल था। सर जब हम मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या जैसे कि जो हिंदी हिंदी मीडियम वाले या हिंदी से लिखना चाह रहे हैं तो बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि टेक्निकली इंग्लिश में ही लिखा जा सके, तो क्या उसको इंग्लिश में ऐड करेंगे तो नंबर कटते हैं या फिर उसको प्रॉपर हिंदी में ही करना जैसे पड़ेगा? कोई वर्ड बताए, लाइक आर्टिकल वगैरह हो गया, ऑफेंस हो गया, समथिंग ऐसा। अनुच्छेद, आर्टिकल का अनुच्छेद। हाँ मतलब अगर वायदे भी अगर अनुच्छेद की जगह कोशिश प्रॉपर जो करिए, माइंड में कोशिश करिए कि एक ही लैंग्वेज यूज करिए। अगर मान लीजिए एक आप ब्रैकेट में लिख देती हैं, नंबर तो नहीं जी। कटेंगे, लेकिन ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर। ओके। एक तो आप लोग एक ही लैंग्वेज, दूसरा आप लोग एक ही पेन को यूज़ करें। हाँ आधा exactly। ब्लैक, आधा ब्लू, हाइलाइटर, ये सब कुछ नहीं जी। चलेगा, अंडरलाइन, ये सब LLB वाला मत करना काम, नो नो। ठीक है। तो जो आप 2 ही पेन अलाउ है, या तो ब्लू या तो ब्लैक, बेस्ट आपको जो लगे वो करो। ना कोई अंडरलाइन करोगे, ना कोई हाइलाइटर का यूज़ करोगे, कुछ नहीं करोगे, सिंपल आप लिखते जाओगे, ठीक। तो मेंस में जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी में लिखे, जिसकी इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश में। ना इंग्लिश से सिलेक्शन मिलेगा ना हिंदी सिलेक्शन मिलेगा, पहले ध्यान लो। सिलेक्शन मिलेगा कि आपने एग्जाम ओरिएंटेड क्या बातें लिखी, आपका इंटरप्रिटेशन कितना अच्छा है। हिंदी में अच्छा इंटरप्रिटेट कर सकते हिंदी में लिखो, इंग्लिश में इंटरप्रिटेट कर सकते इंग्लिश, आपको तय करना। लेकिन जो लिखोगे एग्जाम ओरिएंटेड लिखोगे, जहाँ आपने इनरेलेवेंट बात लिखी नंबर कटना शुरू। बहुत से लोग आपको मिलते होंगे, बताते होंगे हमने मेंस में बहुत लिखा था, ये नंबर बहुत कटा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? एग्जामिनर तो किसी, आपने लिखा खूब था, नंबर एग्जामिनर ने, ऐसा क्यों? इसका केवल छोटा सा आंसर, केवल छोटा सा आंसर ये कि पूछा कुछ किया, लिखे। एग्जामिनर ने आपसे कहा डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य, ये केवल आपसे एग्जामिनर पूछ। तो आप क्या कर रहे हो,
सेक्शन नंबर इसमें सामान ऐसा दिया है कि उसकी डेफिनेशन बताए, आर्यन कुमार को बिना लिखे मान नहीं रहे हो, लिखते जा रहे हैं। तो पता चला आपने 3 पेज में लिख डिस्टिंग्विश क्या बताया, आपने पूरी बात तो लिख डाला, एग्जाम में पूछ क्या रहा है आपसे, अंतर अंतर क्या लिखा, लास्ट कुछ में नहीं। 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट हिट करना है, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, कॉम्पिटिटर बनना है। आप डायरेक्ट हिट करिए कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में ये अंतर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 हो, तो 6-7 अंतर में आपका आंसर पूरा हो जाएगा 20 में 20। लेकिन आप क्या करते हो, मानते नहीं हो, जब तक अपनी पूरी नॉलेज उड़ेलोगे नहीं, दिखाओगे कि हमको कितना। एग्जामिनर कह रहा है क्रिटिकल नोट्स लिखिए, पोजीशन ऑफ गवर्नर पर क्रिटिकल नोट्स लिखिए, राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति की आलोचनात्मक टिप्पणी करिए। अब बता रहे कि भारत में एक राज्यपाल होगा, उसकी 35 साल उम्र होनी चाहिए, वो ये होनी, क्या क्या पूछ रहा है, क्रिटिकल नोट्स पूछ, आलोचना करवा रहा है आप बताइए कि गवर्नर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के कोई रूल नहीं है उसको अपॉइंटमेंट करने, स्टेट के असेंबली का कोई रूल उसके अपॉइंटमेंट पे नहीं है, उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट नहीं लगाया जा सकता, ये सब आप। तो मेंस लिखना बहुत बड़ा एक तो कहते हैं टेक्निक है, वो जो बच्चे लिख लेते हैं वो अच्छे नंबर पा जाते हैं, इंटरव्यू में मिनिमाइज भी मिलता है तो भी सिलेक्ट। इसीलिए पीटी तो प्री के बेसिस पर 1 लाइनर पढ़ के आप निकाल ही लोगे, ठीक है। लेकिन क्या है, मेंस में आपको देखो थोड़ा चेंज करना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हमने देखा बताते हैं कि हमको बताया गया था कि एलएलबी 5 पेज से कम नहीं लिख, ये कौन बता के गया कहाँ है उस दुनिया में, हम उसको काफ़ी दिन से ढूंढ बता के चला गया कि 5 पेज लिखना है, तो 5 पेज लिख लेता है, तब उसके तो कहते हैं ठंडी सांस आती, अब हम ठीक। 5 पेज की जरूरत नहीं, का आंसर इंडियन एविडेंस के सेक्शन 134 पढ़ लेना, धारा 134 के। अच्छा देखिए, एक मुकदमे को जीतने के लिए कितने गवाह चाहिए, शून्य भी और निर्धारित है सर। दिखता कितने गवाह चाहिए एक मुकदमे को जीतने के लिए, No number of witness. कैसे जीतोगे फिर। आपने कोई केस फाइल किया, कोर्ट बोलेगी एविडेंस दीजिए, तो किसको प्रोड्यूस, सर नेसेसरी होगा तो तभी प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज जो हमारे डॉक्यूमेंट प्राइमरी सेकेंडरी रहेंगे उससे। जी बताइए, कितने गवाह कोर्ट में पेश करने चाहिए, एटलीस्ट 2 नहीं मिले तब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इसका ये है कि आपको क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी। क्वांटिटी नहीं देखनी 2, 4, 5, क्वालिटी देखनी है। क्वालिटी अगर आपके पास केवल डॉक्यूमेंट्री, आप जीत जाओगे, फिर पढ़ा देंगे आगे जब वहाँ पहुँचेंगे कोई भी एग्जाम। तो ये हमको सीख, आंसर कितने पेज का लिखना है, टू द पॉइंट लिखना To the है point. जितना तो आपका 1 पेज में आ जाए, 2 में आ जाए। आप में से अगर कोई बीएससी किया होगा, एमएससी किया होगा, साइंस के स्टूडेंट कितना लिखते हैं, बहुत कम सर, डेरिवेशन कर देते हैं बस। साइंस का स्टूडेंट आधे पेज में, 1 पेज में अपनी कॉपी खत्म, एग्जाम हो रहे। और बीए वाले, एमए वाले 10 पेज भरते हैं। अरे ये 5-20, तो वो आपको कंपटीशन जो हो चुका है उसको छोड़िए, अब ना करिए। तो कल हम लोग फिर सेक्शन नंबर 1 से परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें। तो पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला, उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सेवा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला।
और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशन सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही हैं, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था। मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रिमोर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।